सभी परिजनों मित्रों को इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आप लोगों की संख्या देखने वालों की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वह इसकी सार्थकता है। और जब इसी तरह से बात फैलती है, एक मुंह से दूसरे मुंह, एक दिए से दूसरे दिए, तो ही एक अनुशासित इनकलाब बनता है, अनुशासित क्रांति होती है, परिवर्तन होता है। विज्ञापनों के द्वारा, एडवर्टीज़मेंट के द्वारा जो भी असर होता है बड़ा क्षणिक होता है, लेकिन इस तरह की बातचीत से जो असर होता है बहुत दूरगामी होता है और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे इन दो शेरों की, उस गज़ल के, और ये था कि इस पर आगे चर्चा होगी। और आज हम लोग ये गज़ल पूरी कर लेंगे। हम जो शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं, किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं। आश्चर्य क्यों चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं। आश्चर्य क्यों चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। और दूसरा, कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे हैं। तो पहले शेर पर हम लोग चर्चा करते हैं। किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं। आश्चर्य क्यों चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। पिछले करीब 25 वर्षों में इस देश में 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। क्या ये संभव है कि हम चुप रह जाएं, इसके बावजूद कुछ न करें? क्या जो 7 लाख लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई आज़ादी के आंदोलन में, लड़ाई में, उनके सपने यही थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ेंगी? देखिए चिड़ियों की कितनी आवाज़ें चारों तरफ से आ रही हैं। तो क्या ये सहज विश्वास करने लायक है? कभी कभी तो चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि हम सपने में जी रहे हैं या वास्तविकता में जी रहे हैं। और ये किसानों की आत्महत्याएं मुझे हॉन्ट करता रहा, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा रहा हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और गांव के प्रधान भी थे। मेरा बचपन, जैसा मैंने बताया, गांव में ही आम के पेड़ के नीचे बेसिक प्राइमरी पाठशाला में दर्जा 5 तक बीता। घर के पास थोड़ी सी मतलब घर में बहुत बड़ा आंगन था, मंदिर था। तो जो घर के पीछे जिसे बारी कहते हैं, और गांव में, बंगाल में भी बारी शब्द बहुत प्रचलित है, वहीं पर थोड़ा सा हिस्सा हमने बच्चे के रूप में ले लिया था और वहीं पर मैं सब्जियां, फल फूल उगाता था। वहाँ घास फूस का छाजन, खुरिया भी बनाता था। वो सब तो चलता ही रहता था, लेकिन किसानी का अनुभव, एक नन्हा किसान भी मैं रहा हूँ। और जो सामने मंदिर था, मंदिर में जब मैं वहाँ था तो मैंने उस मंदिर के चारों तरफ ढेर सारे फूल, गेंदे के, और जो वहाँ मिलते हैं वो लगाने उगाने शुरू कर दिए थे, जिसे मेरी बहन जी और वहाँ के पुजारी जी हमको बनमाली कहने लगे थे। तो ये फिर एक हरसिंगार का फूल आप लोगों के लिए इस पेड़ ने प्रसाद के रूप में गिराया है। तो बनमाली कहने लगे थे। और जब मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हुआ तो
मेरे मन में भी आया और मेरी सिस्टर ने भी कहा कि देखो भैया, हम तुम्हें बनमाली कहत रहें। तो वो किसान, वह मानसिकता जिंदा रही, चाहे जो रहा, वो नन्हा किसान अंदर अंदर रहा। और सुब्रमण्यम भारती जो दक्षिण भारत के तमिल के सबसे बड़े राष्ट्रीय कवि रहे हैं, उनकी एक लाइन है कि अगर इस धरती पर कोई भूखा सोता है, अगर इस धरती पर कोई भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। अगर इस धरती पर कोई भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। बड़ी तीखी बात कही उन्होंने, लेकिन वह मनुष्य मात्र की संवेदनहीनता की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर मनुष्य इतना संवेदनहीन हो गया है कि कोई भूखा सो रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे संवेदनहीन दुनिया की आवश्यकता नहीं है। और सोचिए, जब भूखा सोने को कौन कहे, सबकी भूख मिटाने वाला किसान आत्महत्या करने तक ठेल दिया जाए, तो क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए। कम से कम यह असंवेदनशीलता तो नष्ट ही कर देना चाहिए। ये असंवेदनशीलता जो पड़ोसियों में है, जो व्यवस्थाओं में आ गई है, इनको अवश्य जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। जैसा मैंने बताया, मेरे पिताजी किसान भी थे और प्रधान भी थे, और आजीवन प्रधान रहे जब तक वो जीवित रहे। सन 74 तक, 47 से 74 तक वो प्रधान रहे। वो कैसे प्रधान रहे, इस पर विस्तृत वीडियो और चर्चाएं रामगोपाल तिवारी जी, जो उस ब्लॉग के वीडियो रहे हैं, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे भी हैं और कहे भी हैं। किसी को दुख नहीं होने देते थे। पूरे गांव में किसी को दुख हो तो सबसे पहले खड़े रहते थे। अपने पेड़, किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, कोई ज़रूरत हो, अपने पेड़ कटवा करके, डालें कटवा के भिजवा देते थे। हमारे अगर खेत में किसी का जानवर भी चल रहा होता था, कोई शिकायत करके आता था कि बाबू तोहरे खेतों में उनके जानवर चरत बा, तो कहते थे कि हमरे खेतों में चरत है ना, तोहरे में तो नहीं, और हमें जब भगवान खाए भरे के दे दिए हैं तो चिंता कौन बात है। पूरा गांव एक दूसरे से भले लड़ता हो, उनके पीछे खड़ा रहता था और प्रधानी के समय में उनके पास आके आग्रह करता था, भैया प्रधान बन जाओ, बाबू प्रधान बन जाओ। वो मना करते थे। तो ये भाव भी मन में रहा कहीं ना कहीं, ये हल के रूप में, सल्यूशन के रूप में, कि अगर गांव का प्रधान केवल अच्छा चुन लिया जाए तो उस गांव में कोई आत्महत्या नहीं करेगा। इसीलिए जैसे ही हम लोग मौका मिला, सरकारी बंधन से स्वतंत्र हुए, उसके पहले भी इसके लिए काम कर रहे थे, लेकिन 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले से इसी अभियान में लग गए कि अब कम से कम यह प्रयास तो करेंगे ही कि अच्छे से अच्छे प्रधान चुने जाएं, संवेदनशील प्रधान चुने जाएं, ताकि अगर अच्छे प्रधान चुन लिए जाएंगे तो गांव में किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। इस भावना से इस महायज्ञ में हम लोग आ गए कि गांव-गांव जाकर जन जागरण करना है, अच्छे प्रधान कैसे चुने जाएं। उसके लिए संविधान के जो प्राविधान हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद, उसको बताने के लिए वहाँ जाना शुरू किया, गांव-गांव जाकर के। इसी संदर्भ में एक और बात है जो इसी विचारधारा को और इस काम को, इस मुहिम को, इस अनुशासित इनकलाब को बढ़ाने के लिए मुझे मजबूर कर रही थी, फोर्स कर रही थी।
क्योंकि मैं टीएन शेषन के साथ इलेक्शन कमीशन में कई बार रहा और बहुत कठिन चुनावों में, बिहार का चुनाव जो हुआ था 90s में, उसमें 5 बार तो से अधिक तो फील्ड में काम कर रहा था, जा करके ऑब्जर्वर के रूप में। तो बहुत गहराई से, और वह काम दूसरे जो सिविल सर्विस के लोग थे वो उससे दूर भागते थे, एग्जाम्पशन कराना चाहते थे, और मैं खुशी खुशी इस लोकतंत्र के यज्ञ में एक अपनी भूमिका के रूप में देखता था, अनुभव के रूप में देखता था, कार्य कर रहा था। टीएन शेषन जब रिटायर हो गए, चेन्नई में रहने लगे, और मैं चेन्नई में ही पोस्टेड था उस समय, तो मैं अक्सर उनके पास चला जाता था। उन्हें खुशी भी हो रही, अंदर से रहती थी कि उन्होंने चुनाव व्यवस्था में जो इतनी गड़बड़ियां थीं उसको ठीक किया, लेकिन उन्हें तकलीफ भी बहुत होती थी कि इतना अच्छा सिस्टम जो चुनाव का तैयार किया, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। इस पर हम लोगों की घंटों बातें होती थी। वो अक्सर कहते थे, और अक्सर ये बातें करते समय उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि पांडे, जब हम लोगों ने इलेक्शन का सिस्टम इतना अच्छा बना दिया, तो फिर भी अच्छे लोग इसलिए नहीं चुन करके आ रहे हैं कि जब इनपुट खराब होगा किसी सिस्टम का, जो चीज़ में डाला जाएगा वो खराब होगा, तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा। अगर अच्छे लोग, संवेदनशील लोग, सेवा करने वाले लोग, निस्वार्थ भाव के लोग, जनता से जुड़े हुए लोग वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे कहाँ ऐसे लोग। तो मैंने उन्हें वादा किया था कि जब भी मुझे मौका मिला, उसकी एक अलग कहानी है कि 2007 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लिया था, लेकिन फिर मुझे मजबूरन अपना वीआरएस लेटर वो एक्सेप्ट भी हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वापस लेना पड़ा तमाम सारे दबावों प्रभावों में। इसी बहाने पूरे देश में खैर और अनुभव हुए। 2007 से 14 तक पूरे देश में काम करने के साथ साथ वहाँ भी मैं इन्हीं सब कामों में कहीं ना कहीं एक सैनिक के रूप में कार्य करता रहा, लोगों जोड़ता रहा। तो जैसे ही मौका मिला, मैंने यह तय किया कि अब चुनावों में इनपुट सुधारेंगे, और वो इनपुट तीनों स्तर पे, गांव पंचायतों के चुनाव में, विधानसभाओं के चुनाव में और लोकसभाओं के चुनाव में। तो पहले उत्तर प्रदेश में तो पंचायतों के चुनाव होने वाले थे, इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव जाकर ये पंचायतों में अच्छे लोग चुनिए, इसकी बात करनी शुरू की। और यह बताना शुरू किया कि 73वें संविधान संशोधन के बाद अब जो गांव सभा है यह एक सरकार है। जैसे अब 3 तरह की सरकारें हो गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और ये पंचायतें, चाहे गांव पंचायत, चाहे ब्लॉक पंचायत, चाहे नगर पंचायत, ये सब भी एक तीसरे स्तर की सरकार हो गई। तो इसमें आप अच्छे लोगों को चुनिए। तो वहाँ जब हम लोग 73वां संविधान संशोधन और आज़ादी, संविधान, ये सब की बात करते थे, तो संविधान के नाम पे ऐसा चौंकते थे जैसे कि संविधान का नाम ही नहीं सुना हो, पढ़ना तो दूर रहा। तो फिर हम लोगों ने अपने इस बातचीत का दायरा बढ़ाया और पूरे संविधान के बारे में जो जरूरी चीज़ें हैं, संविधान कथाएं कहनी शुरू की। क्योंकि भारत में कथाओं का रिवाज है, और ऐसे केवल चर्चा या विमर्श करने के लिए जाइए तो लोग नहीं सुनने आएंगे। कथा के लिए आसपास के गांव के लोग भी जुट जाते थे, और विश्वास मानिए इतने मन से सुनते हैं। अभी जब गांव में 3-4 घंटे की संविधान कथाएं होती हैं, लोग रोने लगते हैं भर भर। तो वो जो सुब्रमण्यम भारती का वो लाइन है कि अगर एक भी किसान कोई इस धरती पर भूखा सोता है तो
पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कम से कम लोगों के संवैधानिक अज्ञानता, लोगों की असंवेदनशीलता और अच्छे लोगों के चुनाव में न भाग लेने का ये रिवाज, इनको तो ख़त्म करना चाहिए तुरंत अगर इस समस्या को मिटाना है। तो इस पर फिर हम लोग काम करने लगे ताकि ये किसानों की आत्महत्याएं रुकें, और इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम भी हुए 2015 के गांव पंचायतों के चुनाव में और 2021 के भी। लेकिन अगर कोई नई चीज़, नई शुरुआत होती है, बीजारोपण होता है, तो एकाएक वो छा नहीं जाता है। ऐसे ढेरों गांव हुए कि जहां लोगों ने अच्छे लोगों को चुन करके अपना प्रधान बनाया। दोनों बार जो मेरी पिछली सीरीज चल रही थी शाम को, हम भारत के लोग, उसमें ऐसे प्रधानों के मैंने नाम और फ़ोन नंबर भी लिख करके बताता रहा ताकि लोग उनसे संपर्क करें, प्रेरणा लें और उस तरह से काम करें। लेकिन इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। केवल जहाँ जहाँ गांव में ये दो चीज़ें बता दी गई, लोगों ने जान लिया, वहाँ अपने आप सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला थम सकता है, कम होने लगता है। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हर भारत के नागरिक को, कम से कम गांव में रहने वाले को जानना ही जानना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया गया। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा, क्योंकि व्यवस्थाओं की उसमें मिली भगत रही, इसलिए नहीं बताया गया। पहला कि जो प्रधान चुना जाता है वह डिसीजन मेकर नहीं होता है, वह निर्णय लेने वाला नहीं होता है, वह केवल फैसिलिटेटर होता है। उसको जो भी निर्णय होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने में सहयोगी होना होता है, व्यवस्थापक होना होता है। तो सारे फैसले गांव के लोगों को लेने हैं उस एक सभा में। कम से कम साल में 2 सभाएं ऐसी होनी चाहिए सारे गांव के लोगों की। यही लोकतंत्र है ना। तो एक तो हम लोगों की कथा का एक सूत्र तो यही सबसे पहला सूत्र है कि आप मालिक हैं। जब लोकतंत्र आ गया तो लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र और गणराज्य मतलब जनता का राज्य। तो आप मालिक हैं और प्रधान आपका सेवक है। मालिक को फैसला करना होगा और सेवक को उस पर काम करना होगा। मालिक फैसला कैसे करेगा? अगर एक व्यक्ति मालिक है तो राजशाही, तो वह फैसला बता देता था। अगर पूरे गांव के लोग मालिक हैं तो उनकी सभा होगी और उसमें तय किया जाएगा कि कौन कहाँ सिंचाई होनी है, किसानों की बेहतरी के लिए, फसल अच्छा होने के लिए, या जो बेचारा गरीब है उसके लिए, किस विधवा को पेंशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। अगर बच्चों की अच्छी शिक्षा ही हो जाए तब भी किसानों की आत्महत्याओं पे काफ़ी असर पड़ेगा। या जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बताने के लिए, जितनी और योजनाओं का सही रूप से वो हो, तमाम जो और जो कार्यक्रम है मनरेगा और ये वो सही इम्प्लीमेंट, जब लोग अपने को मालिक समझने लगेंगे तो किसान उसमें प्रधान उसमें गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। वो लूट मार का खेल खत्म हो जाएगा और आत्महत्याएं स्वतः ही रुकने लगेंगी। लेकिन ये गड़बड़ व्यवस्थाओं की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं। तो जब ये बता दिया जाता है कि सारे फैसले गांव के लोगों को अपने मीटिंग में, सभा में करना है, और दूसरा उसके बाद भी अगर प्रधान गड़बड़ काम करता है तो 2 साल का उसका काम देखने के बाद अगर गांव के लोग पाते हैं कि वह गरीबों, किसानों और सब लोगों की मदद नहीं कर रहा है, सबके हित का काम नहीं कर रहा है, तो उसे एक प्रक्रिया है साधारण सी, उससे उसको निकाल सकते हैं। ये निकालने का अधिकार जो राइट टू रिकॉल जयप्रकाश नारायण 70s में, 70 के दशक में मांग रहे थे, वह गांव पंचायतों को दे दिया गया है।
लेकिन ये बातें पता ही नहीं हैं। न लोगों को ये पता है कि सारे फैसले गांव के लोगों के सभा में होना है, कि किस गरीब का मकान बनना है, किसका क्या होना है, और ये वापस लेने का अधिकार ये भी नहीं पता। तो ये फिर हम लोगों ने बताना शुरू किया और ये संविधान कथा और व्यापक रूप से चलने लगी। IIM लखनऊ में मेरे लेक्चर भी होते हैं। यहाँ के एक प्रोफेसर से जब ये बातें हो रही थी तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार के जो पंचायती राज के सचिव हैं वो उनके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, साथ पढ़े हुए हैं। तो उनका नंबर मैंने उनसे लिया, उन सचिव महोदय से बात किया। मैंने कहा कि जब 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियमों में परिवर्तन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल सरकारें बन गई गांव सभा की और ये सब, तो इसमें जो लोगों का ये कि सारी चीज़ें गांव के लोगों के फैसले में तय होनी है और 2 साल बाद उनको निकाला जा सकता है, ये जैसी महत्वपूर्ण बातें आपने लोगों को बताने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा, पांडे जी, हमने राज्य सरकारों को इसके लिए फंड दे दिया कि वो इस पे काम करें। तो मैंने यहाँ राज्य सरकार के जो डायरेक्टर थे पंचायती राज के, उनसे फ़ोन पर पूछा कि भैया ये बताओ, हमारे परिचित भी रहे, हमारे हॉस्टल के ही रहे, कि ये जो फंड आते हैं इन लोगों को और जन जागरण के लिए इसको क्या करते हो पंचायती राज के सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि कभी सर हम ग्राम प्रधानों को लखनऊ बुला लेते हैं और उस पर उनकी चर्चा कर देते हैं, या ज़िलों में चले जाते हैं, वहाँ ग्राम प्रधानों की मीटिंग करके उनको ये बातें समझाते हैं। तो हमने कहा कि ये बताओ कि कौन सा ग्राम प्रधान जा करके गांव में बताएगा गांव वालों को कि तुम हमको निकाल सकते हो। ये तो उल्टी बात है। जो गड़बड़ कर रहा है उसी को आप और ज़्यादा मजबूत कर रहे हो, और जिसको सुनिश्चित करना है कि गड़बड़ ना हो, जो मालिक है उसको आप चीज़ें नहीं बता रहे हो, जो नौकर या प्रतिनिधि हैं उन्हीं को सब कुछ बताए जा रहे हो। तो इससे कैसे ठीक होगा? तो फिर हम लोगों ने सोचा कि व्यवस्थाएं इसमें काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। दरअसल जो खरपतवार की व्यवस्थाएं आई हैं वो नहीं चाहेंगी कि शुद्धता की, सबकी देखभाल की, अनुशासित इनकलाब की और जन कल्याण की, सबके कल्याण की फसलें, सबके एक साथ काम करने की वो फसलें आएँ। वही मेरा एक शेर है ना कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। और ये जन जागरण, अपने को मालिक समझना, ये पैराडाइम शिफ्ट, यही वो नई लहर है जो आएगी। और खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। आज जो लोग जीत करके तमाम तरह से येन केन प्रकार ने पैसा खर्च करके ये सब कर रहे हैं, तो खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। अभी व्यवस्था में ठीक से निराई नहीं हुई है। तो हम लोगों ने संविधान के जन जागरण, गांव के पंचायतों में अच्छे लोग चुने जाएं, उसका ये जन जागरण, इसके लिए जो प्रयास शुरू किए उसके गांव पंचायत लेवल पे असर आने शुरू हो गए। और चूँकि मैं भौतिक विज्ञान फिज़िक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, तो कोई चीज़ अगर माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे होने लगती है तो कभी न कभी वो बड़े लेवल पर भी होगी। तो इसलिए भरोसा है, इसीलिए खुशी खुशी पूरे शक्ति से इस काम में हम लोग जुड़े और जुड़ते चले जा रहे हैं। अब तो संविधान कथाएं पूरे देश में, लगभग पूरे देश में फैल गई हैं। तमाम लोग जो हमसे नहीं परिचित हैं वो भी संविधान कथाएं कहने लगे हैं, और गूगल वगैरह पे नई तमाम लोगों को संविधान कथाएं डालते हुए, यूट्यूब पे डालते हुए बड़ी खुशी होती है। तो वह परिवर्तन शुरू हो गया है। और जब अच्छे लोग चुने जाने लगेंगे ग्राम पंचायतों में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, तो निश्चित है किसान की आत्महत्याएं या ये सब समस्याएं ख़त्म होने लगेंगी। किसानों
से संबंधित एक या गांव से संबंधित एक संविधान कथा के माध्यम से कैसे परिवर्तन हो गया, इसका एक छोटा सा उदाहरण भी देंगे। और ये फर्टिलाइज़र उर्वरक के बारे में कुछ भ्रम हैं, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसलिए इनको सामने लाना ज़रूरी था। किसान से जुड़ा हुआ जो किसान आंदोलन आजकल चल रहा है, इस पर आज नहीं बोलूँगा, फिर कुछ दिनों बाद बोलूँगा, क्योंकि वह अपने में एक विषय है। जो हम भारत के लोग हमारी सीरीज चल रही थी, उसमें 11 अंकों में मैंने किसान आंदोलन पर नहीं, सॉरी, किसान बिल पर बोला है, निष्पक्ष भाव से उसके पक्ष और विपक्ष और यथास्थिति दोनों को रखते हुए। तो वह आप वहाँ भी देख सकते हैं। हम भारत के लोग, गिरीश पांडे, किसान आंदोलन अगर डालिए तो वो सारे वीडियोस आ जाएंगे। वो पिछले साल, 1 साल पहले के हैं सब। आज ये 2 बातें और कहेंगे। नौगढ़ ज़िले में सिद्धार्थनगर एक दूर गांव में हमारी संविधान कथा हुई, और एक कॉलेज में जब संविधान कथा के लिए निकलते हैं तो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक कॉलेजेस खुले मिलते हैं। कोई 8 बजे स्कूल खुल जाता है और 4 बजे तक कोई चलता है, कोई 2 बजे तक। तो 3 ऐसे विद्यालयों में हम लोग कथाएं कह सकते हैं, तो वो कहने की कोशिश रहती है। और शाम को किसी गांव में, विद्यालयों में कभी कभी माइक नहीं होता है, संसाधन नहीं होते हैं। तो नौगढ़ के उस विद्यालय की हमें याद है करीब 1,500 बच्चे थे, इंटर कॉलेज था, और माइक नहीं था। अब 1,500 बच्चों को कम्युनिकेट करना है, बच्चे बीच बीच में बोल भी सकते हैं, और तो इतनी तेज़ आवाज़ में कैसे वहाँ। तो मैंने अपने ही चारों तरफ सबको घेरे में बैठा लिया और बीच में मैं खड़ा हो गया, ताकि दूरी कम से कम हो जाए सबकी, और वहाँ पर संविधान कथा पूरी सुनाई। और ये जो संविधान की मेरी पुस्तक है सरल शब्दों में, जागो गणराज्य जागो, संविधान कथा की, इसको भी कोशिश करता हूँ कि जितने अलग अलग गाँवों से लोग आए हों बच्चे, हर गांव में एक एक किताब पहुँच जाए। इसलिए किताबें भी उतनी बांट देता हूँ जितने गांव के बच्चे वहाँ रहते हैं, ताकि हर गांव में एक एक पहुँच जाए। तो वहाँ से एक गांव से फ़ोन आया कि पांडे जी आप बोल रहे हैं? मैंने कहा कि ये हमारे गांव की एक समस्या है, और क्या उसका हल आपके पास या संविधान के पास है? तो मैंने कहा समस्या बताइए। और मैंने कहा कि संविधान के पास तो इस देश के सारे समस्याओं का हल है, सारे मर्ज का हल है संविधान में। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने पूछा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो उन्होंने कहा कि आप फला कॉलेज में आए थे संविधान कथा कहने के लिए, वहाँ आपने किताबें दी थी, हमारे गांव का एक लड़का वहाँ था, वो किताब लाया, हम लोगों ने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, और गांव की समस्या के बारे में हम लोगों ने सोचा कि आपसे बात करें। तो हमने कहा समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा समस्या ये है कि हमारा जो कोटेदार है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कोटे का अनाज या और सामान बेचता है, वह सारी चीज़ें ब्लैक में बेच देता है। बहुत थोड़ा 1-2 दिन हम लोगों को देता है, उसके बाद सब ब्लैक में बेच देता है। तो हमने कहा कि ये कोटेदार भी प्रधान के अंदर में है। 73वें संविधान संशोधन के बाद जो विषय गांव पंचायतों को दिए गए हैं संविधान में, उसमें ये भी है। तो आप प्रधान से जाकर शिकायत करिए, तो प्रधान ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यही तो संकट है कि जो प्रधान है उनका वो रिश्तेदार है, भतीजा या जो भी। तो हमने कहा कि फिर किताब अगर आपने पूरी पढ़ी है तो उसमें प्रधान को निकालने का तरीका जो पंचायती राज अधिनियम में है वो भी है, और सारे फैसले गांव के लोगों से कराने हैं वो भी है। तो आप उस धारा को जा कर के, अगर प्रधान जी पढ़े लिखे हों तो पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़े लिखे हों तो आप लोग पढ़ के सुना दीजिए। लेकिन जितने प्रभावित लोग हैं सब एक साथ जाइएगा, केवल प्रधान जी मतलब केवल आप अकेले मत जाइए। कहा हाँ बहुत लोग सभी प्रभावित हैं। तो हमने कहा सब लोग जाइए, और प्रधान जी से शिकायत मत करिएगा, केवल ये कहिएगा कि इस बार हम शिकायत करने नहीं आए, इस बार ये पढ़ लीजिए, आप 2 साल बाद आपको निकाला जा सकता है, और आप गड़बड़ काम ऐसा कर रहे हैं कि निकालना ही ज़रूरी है।
तो अब आपको तय करना है कि आप 2 साल का प्रधान रहना चाहते हैं कि 5 साल का। इतना कहने मात्र से वह प्रधान इतना घबरा गए कि अगले दिन से सब ठीक हो गया। फिर उन्होंने बताया कि वो तो जादू सा असर हुआ, वह सब कुछ ठीक हो गया। हमने कहा संविधान ऐसा ही जादू है जहां इस देश की सारी समस्याओं का हल हो सकता है, लेकिन अगर संविधान लोग जानेंगे ही नहीं, वो जानेंगे ही नहीं कि वो मालिक हैं, तो फिर कैसे इन समस्याओं का हल होगा। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास न उसका कब्जा है, ना आप जानते हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, आपने उस प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं सुना है और उसका कोई दस्तावेज भी आपके पास नहीं है, ना दस्तावेज का नाम सुना है, तो उस प्रॉपर्टी का, उस आपके संपत्ति का कौन उपभोग करेगा? जो भी हथियार लिए हुए हो। तो वो प्रॉपर्टी है देश की मालकियत। इस देश की मालिक किसान, मजदूर, हम भारत के लोग, सारे लोग सब हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है और कब्जा भी नहीं है, क्योंकि कब्जा होता तो किसान आत्महत्याएं तक न ठेले जाते। कब्जा अगर होता तो मालिक के जाने से नौकरों का या सेवकों का रास्ता न रोका जाता। हिंदुस्तान अकेला देश है दुनिया में जहां जनता का रास्ता रोक करके इन नौकरों को, इन सेवकों को, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे विधायिका के हों, चाहे न्यायपालिका के हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, उनका रास्ता, उनके जाने पे बाकी लोगों का रास्ता नहीं रोका जा सकता। सुरक्षा के लिए उन्हें ज़रूरत है एक गाड़ी से कि जब 2 गाड़ी से चले जाएं, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चले जाएं। वैसे जो सच्चा सेवक होगा उसको खतरा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है आज तो 2 गाड़ी से चले जाएं। लेकिन जनता का रास्ता रोक करके और उसमें महिलाओं का प्रसव हो रहा है, क्या क्या, वो सब आप हमसे बेहतर जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यह इसीलिए हो रहा है कि लोग नहीं जानते हैं कि वह मालिक हैं। तो वो प्रॉपर्टी देश की मालकियत है, वह प्रॉपर्टी देश की मालकियत है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है, कब्जा भी नहीं है, वो मालिक अभी मालिक की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए कि वो जानते ही नहीं कि वो मालिक हैं। और जब वो जान जाएं, और संविधान ही वह दस्तावेज है जो सत्ता ब्रिटिश क्वीन से हम भारत के लोगों को सौंपता है, गणराज्य बनाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। लेकिन संविधान का नाम नहीं सुना, वो मालिक हैं ये नहीं जानते हैं। तो इसलिए जिन जिन ने हथियाए हुए हैं सत्ता जनता की है, लेकिन सबने हथियार रखा है और सब उसका उपभोग कर रहे हैं, और जनता तमाशा देख रही है, झेल रही। तमाशा क्या देख रही है? झेल रही है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये तभी मिटेगा जब लोग जान जाएंगे कि हम देश के मालिक हैं। इसी के लिए फिर ये संविधान कथाओं का सिलसिला शुरू हुआ। जब अच्छे प्रधान चुने जाने लगे जिन गाँव में, वहाँ, और जो अच्छे प्रधान चुने गए वो उन्हीं दोनों प्रॉमिसेस के आधार पर कि हम सारे लोगों से फैसले कराएंगे, गांव के लोगों से फैसले कराएंगे, और एक भी पैसा गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इसलिए वो बिना पैसे के चुन लिए गए ना। प्रधानों के चुनाव में भी 70-80 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो बिना पैसे के वो लोग जीते। जो उदाहरण भी दूंगा कभी आगे जब और प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर खुशहाली आई, और उन्हीं संसाधनों में जितना दूसरे गांवों में काम हुआ उसका 10 गुना ज़्यादा काम हुआ। उसके 2 कारण रहे। एक तो एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ उन गांवों में, किसान भी खुशहाल हुए। और दूसरा कारण ये रहा कि जब लोगों के अपने फैसले को कि कहाँ क्या प्रोजेक्ट चलना है, कहाँ क्या होना है, किस विधवा को पेंशन मिलना है, किस गरीब का मकान बनना है, मनरेगा में क्या होना है तो जब उनके अपने फैसले इम्प्लीमेंट होने लगे तो वो सॉलिडली प्रधान के साथ खड़े हो गए और सहयोग करने लगे। मनरेगा में जो काम करते थे वो तो करते ही थे,
और तरीके से श्रमदान भी करने लगे, बच्चे भी श्रमदान करने लगे। तो श्रमदान और सही चीज़ों का, संसाधनों का उपयोग से दूसरी जगहों से 10 गुना ज़्यादा काम हुआ और गांव एकदम से बदल गया। तो जो सपने हैं उन शहीदों के जिन्होंने प्राण की आहुति दी थी वह पूरे होने लगे, किसान खुशहाल होने लगे। तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन मूल रूप से ये है कि जो संविधान को हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा, खास करके ये कि आप मालिक हैं, और दूसरे इसमें इनपुट अच्छा होना होगा। चुनाव में अच्छे लोगों को भाग लेना होगा, अच्छे लोगों को भाग लें। इसके लिए भी हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं। पहले तो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि अच्छे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। वो भी दिखाया गया कि हाँ, अच्छे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगला कदम यही होगा कि अच्छे लोग चुनाव लड़ के जीत सकते हैं। तो सेशन को जो प्रॉमिस किया था कि इनपुट अच्छा करेंगे, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। और सुब्रमण्यम भारती की वो लाइनें कि अगर एक भी व्यक्ति भूखा सोता है तो पूरी धरती को नष्ट कर देना चाहिए। तो भूखा सोने की नौबत ना आए, किसानों को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, इसके लिए जो संवेदनशीलता आनी चाहिए लोगों में, उसके प्रचार प्रसार में गहराई से जब आप सोचेंगे तब संवेदनशीलता अपने आप पैदा होगी। जब आप केवल बहुत सतही तौर पे देखेंगे तो संवेदनहीनता हो सकती है, लेकिन जहां आपने गहराई से सोचना शुरू किया, सबसे जुड़ाव और संवेदनशीलता आने ही लगती है। दरअसल हर व्यक्ति के अंदर में संवेदनशीलता और वो है 96-97% लोगों में। तो वो फेंस पर बैठे रहते हैं। अगर अच्छाई का समय देखा, अच्छाई का माहौल देखा तो अच्छे होने लगते हैं। तो वह उसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि इस देश में एक भी किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए। इस पर और चर्चाएं आगे होती रहेंगी। तो किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं, आश्चर्य क्यों, चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। अब इस चुप्पी को तोड़ना होगा। आज आप अपने मन में ये ठान लीजिए कि आप इस चुप्पी को तोड़ेंगे और किसानों की आत्महत्याएं रोकने की भरसक कोशिश करेंगे। हर स्तर पर अच्छे लोग व्यवस्था में जाएं। प्रतिनिधि चुनना है व्यवस्था में, न कि मालिक चुनना है। और प्रतिनिधि वो होगा जो जनता की आवाज़ गांव सभा, विधानसभा या लोकसभा में रखेगा, इम्प्लीमेंट करेगा या कराएगा, या किसी मुद्दे पर बोलते समय जनता की बात वहाँ रखेगा, जनता की आवाज़ वहाँ रखेगा। तो ऐसे प्रतिनिधि चुनने हैं। आज तो लोकतंत्र हमारा प्रजातंत्र में लोगों ने बदल रखा है कि जनता अपने को प्रजा समझती है और वो राजा चुनती है, और फिर राजा तानाशाही करते हैं, चाहे वो पार्टियों की तानाशाही हो, चाहे पार्टियों के अध्यक्ष की तानाशाही हो। इन तानाशाहियों से मुक्त करना है देश को। वो था ना कि तय था कि सभी जागीरदारियां खत्म होंगी, फिर ये कैसे नए रजवाड़े बैठे हैं, पार्टियों के रजवाड़े हो गए हैं। तो इनसे मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी तो किसान खुशहाल नहीं होंगे। इस पर चर्चा और आगे बाद में होगी। कुछ शेर और आज सुना करके अपनी बात समाप्त करेंगे। किसान मजबूर हैं करने को आत्महत्याएं, आश्चर्य क्यों, चुप बाकी लोग सारे बैठे हैं। और जो अगला शेर है, कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे। जो अभी चर्चा कर रहे थे वो ये दोनों शेर का चर्चा एक ही बिंदु पर थी, और वो वही है कि जब आप जो लोकतंत्र को स्थापित करने वाला व्यक्ति है, बिना पैसे के चुनाव जीतने वाला व्यक्ति है और संवेदना वाला व्यक्ति है, उसको प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे गांव सभा में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, तो सत्ता के शीर्ष पर फिर आपके ही प्रिय दुलारे लोग बैठ जाएंगे। लेकिन वो पैसे के आधार पर नहीं चुने जाएंगे, भौकाल के आधार पर नहीं चुने जाएंगे, वो नाटक, हंगामा या बांटने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं चुने जाएंगे, वो जोड़ने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर चुने जाएंगे। जो भी एक बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे पता करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा। हमने कहा और जो सूत्र है वो तो सूत्र है ही, वो
चिड़िया वाली कहानी, संवेदना वाली, वो हो सकता है कल मैं आपको सुनाऊं, या हो सकता है किसी दिन सुनाया भी हो, उसको याद करिएगा। चींटी और व्यवस्था, जिसमें तोता, मैना और चींटी। संवेदनशीलता के आधार, वही सबसे बड़ा गुण है जिसको आपको पहचानना है। जो संवेदनशीलता के साथ सेवा कर रहा हो वही अच्छा है। उस चींटी ने उस तोते का फंसा हुआ दाना निकालने के लिए कोशिश किया और वो पूरा सिस्टम जो क्रियाशील था क्रियाशील हो गया, वो अच्छा है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बच्चा भी बता देगा कि कौन व्यक्ति अच्छा है। लेकिन एक चीज़ तो निश्चित जानिए कि जो भी करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत रहा है वह नहीं अच्छा है। वह अगर किसी पूंजीपति की पूंजी से लड़ रहा है तो उसका वो प्रतिनिधि हो जाएगा। अगर वो किसी पार्टी की पूंजी से लड़ रहा है तो पार्टी के आका का प्रतिनिधि हो जाएगा। अगर वह अपनी पूंजी से लड़ रहा है तो वह बहुत बड़ा व्यापारी है जो, और उससे कई गुना खुद कमाएगा। तो आपका प्रतिनिधि वही होगा जो आपके सहयोग से चुनाव लड़े। अगर आप कचहरी में अपना वकील भेजते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं, तो उसका दाना पानी का खर्चा आपको देना होता है ना, फीस आपको देना होता है। तो अगर आप किसी को प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं विधानसभा और लोकसभा के लिए कि वो आपकी आवाज़ वहाँ रखे, तो आपको थोड़ा थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। और क्या खर्चा है? पहले तो ऐसे लोगों को तलाशिए, प्रत्याशी बनाइए कि जो लगातार सेवा कर ही रहे हों। अच्छा किसान, अच्छा डॉक्टर वहाँ का, कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा किसी प्रोफेशन का, या जो भी सेवा लगातार कर रहा है उसको पहचानिए। और शायद वो तैयार भी ना हो कि मैं प्रतिनिधि बनूँ, आप मना करें, लेकिन उसको रिक्वेस्ट करिए। और जब वो नॉमिनेशन फाइल कर दे, प्रत्याशी बन जाए, तो आप ही को उसके प्रचार भी आपको उसका करना है, आप सब लोगों को मिल करके। और जो अगर वो पूरे क्षेत्र में प्रचारित रहे, विधानसभा में तो छोटा क्षेत्र होता है, सब एक दूसरे को जानते होंगे, तो वैसे ही उसकी बस वह बात करिए और वो प्रचार होता चला जाएगा। लेकिन लोकसभा में जहाँ ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, वहाँ अगर एक गांव में उसकी सभा होती है तो 5-5, 10-10 रुपये आप लोग दीजिए ताकि वह अगली गांव की सभा कर सके। और इस तरह से ये लोकतंत्र को मजबूती का, अपने को मालिक बनाने का, यह चीज़ जो आज से 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, कम से कम अब कर दीजिए। भगीरथ के जैसे पहले आज़ादी, लोकतंत्र और गणराज्य का जो गंगा आई, वह तमाम सारे शंकरों के में जटाओं में उलझ गई, वह जन जन तक नहीं गई। जनता को नहीं एहसास हुआ कि हम देश के मालिक हैं, ये लोकतंत्र है। तो अब उस गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए भगीरथ ने तो उस समय दोबारा तपस्या किया था कि गंगा शंकर की जटाओं से जनता तक जाए। आज इस लोकतंत्र की और आज़ादी की और खुशहाली की गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए हम सबको भगीरथ बनना पड़ेगा। तो भगीरथ बन करके इसे करना होगा। तो कितना अच्छा दिन होगा जब सभी पाएंगे व्यवस्था के शीर्ष पर उन्हीं के दुलारे बैठे हैं। अपने शहर में कुछ बीजों की भी जगह हो, अपने शहर में कुछ बीजों की भी जगह हो, जिधर देखो बस कंक्रीट ईंट गारे बैठे हैं। अगर हमने कंक्रीट ईंट गारे का घर बना लिया है तो उसके छत पे एक छोटी सी बगिया भी लगा लीजिए ना, ताकि आपको ऑक्सीजन मिलता रहे। ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर से ज़्यादा बड़े काम करने वाले हैं। और चाहता हूँ, बड़ा मन से उभरा हुआ ये शेर है, चाहता हूँ खूब रो लूँ पर आँखों में, चाहता हूँ खूब रो लूँ मगर आँखों में आंसुओं का रास्ता रोके कुछ ख्वाब न्यारे बैठे हैं। चाहता हूँ खूब रो लूँ पर आँखों में आंसुओं का रास्ता रोके कुछ ख्वाब, कुछ सपने न्यारे बैठे हैं। उसी का नूर हर तरफ, उसी की लौ, कण कण में वही समष्टि व्याप्त है, जिसे आप चाहे परमात्मा कह लीजिए, चाहे ब्रह्मांड कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए। उसी का नूर हर तरफ, उसी की लौ, जर्रे जर्रे में
कण कण में उसी को निहारे बैठे हैं, उसी को देखते रहते हैं। चाहे वो कबीरदास का साधो समाधि भली में भी है कि चारों ओर उसी को निहारो हंसी हंसी बेहंस निहारो। तो और 2 शेर सुनाकर आज अपनी बात ख़त्म करते हैं। कल फिर कुछ और शेर 4-5 इसके सुनाएंगे। हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के। हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के, और इसे हम पैरों व आंसुओं से पखारे बैठे हैं। सर से नहीं पखारे हैं, पैरों व आंसुओं से पखारते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि छोटा बच्चा माँ के गोद में बैठ करके चाहे वो पैर से छुए चाहे सर से छुए, तो माँ बराबर प्रसन्न होती है। वो दोनों पूजा के समान है। तो जब हम धरती माँ के पुत्र हैं, पुत्री हैं या संतान हैं, तो इस पे चलते हैं तब भी पूजा कर रहे हैं। बस वो जुड़ाव का, प्रेम का भाव होना चाहिए। हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के, और इसे पैरों से, अपने पैरों से भी और अपने आंसुओं से भी। आप कभी भी तनाव में आइए, इस धरती को पे लेट जाइए, इसको छूने का एहसास करिए और ये सोचिए कि आपका सारा तनाव ये धरती माँ ले रही है। तो फिर आपको तनाव तुरंत दूर हो जाएगा। जैसे कोई कितना भी बड़ा करंट हो, अगर धरती को छू लेता है तो डिस्चार्ज हो जाता है सारा करंट, वैसे आपका सारा जो तनाव का करंट है वह धरती को छूते ही वो धरती माता सोख लेती हैं, छू लेती हैं। तो हम पूजक हैं, उपासक हैं धरती के, और इससे पैरों व आंसुओं से पखारे बैठे हैं। क्रिकेट व फिल्मी हीरो हो गए रोल मॉडल। क्रिकेट व फिल्मी हीरो हो गए रोल मॉडल, जबकि भगत सिंह, सुभाष, टेरेसा, गांधी बेचारे बैठे हैं। क्रिकेट व फिल्मी हीरो हो गए रोल मॉडल, ये देश का दुर्भाग्य है। जबकि भगत सिंह, टेरेसा, सुभाष, गांधी बेचारे बैठे हैं। और चारों तरफ प्रदूषण फैला है किस तरह, चारों तरफ प्रदूषण फैला है किस तरफ, देखो किस हाल में हवा, नदी, नारे बैठे हैं। चारों तरफ प्रदूषण फैला है किस तरह, देखो किस हाल में हवा, नदी, नारे बैठे हैं। और बाकी चीज़ें बाद में। आखिरी शेर ये कि चिड़ियाँ जो बोलती हैं हमारे साथ साथ, सुबह हमारे भावगंगा के साथ चिड़ियों की भावगंगा भी आप सुनते होंगे। तो चिड़ियाँ, जीव जंतु व वनस्पतियाँ सभी, चिड़ियाँ, जीव जंतु व वनस्पतियाँ सभी कुदरत के ही, प्रकृति के ही तो यंत्र व इशारे बैठे हैं। वो केवल चिड़िया ही नहीं है, वो कुदरत का एक यंत्र है जो हमको बताती है। भूकंप जब आता है तो उसकी सूचनाएं तमाम सारे पक्षी, चूहे और जीव दे देते हैं। चिड़ियाँ, जीव जंतु व वनस्पतियाँ सभी कुदरत के ही तो यंत्र व इशारे, वो संकेत और संकेत चिन्ह हैं, वो कुदरत के यंत्र हैं। उनको हमको उस रूप में पहचानना होगा, उनकी महत्ता देनी होगी। और इसी पर वो बात एक बार फिर, चूँकि वो ज़रूरी है और बहुत सारे लोग जो आज सुन रहे हैं उन्होंने पहले जब मैंने इसको सुनाया था नहीं सुना था, तो इसको जानना उनको भी ज़रूरी है और वो महत्वपूर्ण है। जब मैंने भविष्य का धर्म कविता सुनाई थी छोटी सी, और उसके बाद जो एक ऑब्जर्वेशन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, उस ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए, उनके उस अनुभव को बताने के लिए मैं पहले वो भविष्य का धर्म कविता भी संक्षेप में आपके सामने, वैसे संक्षेप में ही है, उसको सुनाऊंगा और फिर उनकी बातें बताऊंगा। और वहीं आज के इस भावगंगा के 13वें सोपान का समापन होगा। भविष्य का धर्म, बचेगा वनवासी ही, बचेगा आदिवासी ही, बचेगा गांववासी ही, ग्रामवासी ही, और किसानों को भी बचाना है। इस तरह से, जिस तरह से चर्चा हुई, उस तरह से व्यवस्थाओं में सुविचारित, संवेदनशील परिवर्तन करके। तो बचेगा आदिवासी ही, बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा वनवासी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं,
आपको ये लाइनें हो सकता है चौंकाएं। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही, बचेगा वनवासी ही, और पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। निश्चय ही पर्यावरण संतुलन और सर्वव्यापी संवेदना ही होगा भविष्य का धर्म। भविष्य का धर्म धरती बचाना, पर्यावरण बचाना, हवा पानी बचाना, यही होने जा रहा है। अगर यह धर्म हमने नहीं बनाया तो हम नष्ट हो जाएंगे इस धरती से। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि पांडे जी, आपकी इस कविता का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया, प्रायोगिक सिद्ध भी हो गया। जिन जिन क्षेत्रों में सुनामी आई थी, सुनामी के अनुभव को लोगों ने याद किया और मुझे फ़ोन किया कि जिन जिन क्षेत्रों में सुनामी आई थी वहाँ एक भी टूरिस्ट नहीं बचे, लेकिन एक भी उस जगह का रहने वाला आदिवासी नहीं मरा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का आदिवासी है, वह जो वहाँ के ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो प्राकृतिक यंत्र हैं और इशारे हैं, उनको समझता है, उनके संवाद को समझता है, उनसे लगातार टच में रहता है, तो बता देते हैं कि अब ये होने वाला है। तो ये केवल आप इनको चिड़िया या कीड़े मकोड़े मत समझिए, ये प्राकृतिक ईश्वरीय यंत्र भी हैं। और आज बहुत ढेर सारे फूल, हरसिंगार के फूल पेड़ ने आप सब लोगों के लिए गिराए हैं, और ये फूल मैं आपको अर्पित करता हूँ यहीं से, और यहीं पर ये भावगंगा समाप्त होती है। आप जिस मन से सुन रहे हैं और जिस तरह के प्रतिक्रियाएं देख रहा हूँ, और जितने लोग आते चले जा रहे हैं, ख़ास करके जो फेसबुक का मेरा पेज है गिरीश पांडे के नाम से, उसमें तो अब 300, 400, 500, 600 लोग सीधे सीधे सुन रहे हैं और 800 तक पहुंच जा रहे हैं। बाकी जो फेसबुक के चैनल्स लाइव हैं उस पर भी बहुत लोग आ रहे हैं, और फिर बाद में यूट्यूब पे भी बहुत लोग देख रहे हैं। तो ये केवल बिना किसी प्रचार तंत्र के बात फैल रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो यह हवा पानी की तरह से भावगंगा बह रही है। जैसे गंगा बिना किसी प्रचार के बहती है, वैसे ये भावगंगा भी बह रही है। और बिना किसी तिथि के, जैसे गंगा के किनारे कुंभ लग जाता है, क्या पता कभी इस पर कुंभ ही लग जाए। तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो नमस्कार, आज बस इतना ही। बहुत खुशी हुई।